हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी शौर्य एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड हमने अभी तक अपने क्लासेस में ब्लू इकोनॉमी और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरी चर्चा की। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई डाउट्स हो तो आप उसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ओके, आज हम अपने क्लास में बात करने वाले हैं सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द मैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने पिछले क्लास में बताया कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट की पूरी बैच के साथ मैं एक क्लास का पूरा सीरीज़ लेके आऊँगी। लेकिन उसके साथ ही साथ एक नई जानकारी मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि मैं कल से या आज से ही मैं अपने क्लासेस के साथ ही साथ एक इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी से संबंधित पूरी की पूरी क्लासेस की एक सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें आप अर्थव्यवस्था की जितने भी शब्दावलियां हैं उनको आप बेहतर ढंग से समझेंगे। क्योंकि अर्थव्यवस्था में आप सभी जानते हैं, इकोनॉमी में टर्म्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। इसीलिए आवश्यक है कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे आप जीडीपी के ऊपर किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, एमएसपी या फिर एमएसएमई के ऊपर किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, और अगर आपको इन सारे टर्मिनोलॉजीज़ का मीनिंग ना पता हो, इनकी डेफिनेशन ना पता हो, तो आपके पूरे आर्टिकल का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ओके, इसीलिए मैं अलग से अपनी जो प्रॉपर बैच रहेगी इकोनॉमी की, उससे इतर मैं शब्दावलियों के ऊपर, टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। ओके, बढ़ते हैं हम अपने आज की क्लास की ओर। तो हमने जैसे पहले ही बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज से संबंधित है। यहाँ हम बात करेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी सेज का तात्पर्य क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। उससे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने वाली हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोग को टाइप करना है, आप लोग को खुद से कमेंट करके मुझे बताना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोविड-19 की वजह से किस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी किस स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया की कच्चे तेल की प्रोसेसिंग पर रोक लगाई है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, आप इसे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोविड-19 की वजह से किस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कच्चे तेल की प्रोसेसिंग पे रोक लगाई थी। ओके, बढ़ते हैं हम इसमें आगे की ओर। तब तक आप इसको कमेंट करिए इसके जवाब को। यहाँ हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो परिभाषा है, इसका परिचय क्या है, ये है क्या, इसको हम यहाँ पे व्यापक तौर पे पूरी अच्छे से इसकी हम यहाँ पे समझ को विकसित करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके डेफिनेशन को। विशेष आर्थिक जोन व भौगोलिक क्षेत्र जिनके विशेष आर्थिक क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र है जिनके अंतर्गत व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित नियम एवं प्रथाएं देश के अन्य भागों के व्यापारिक नियमों से अलग हैं। ओके, इस परिभाषा को जो आप लोगों ने देखा, उसका तात्पर्य है कि जो हमारा सेज एरिया होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया जो होता है, उसका जो तात्पर्य ये है कि हमारे पूरे देश के अंतर्गत हमारी जो भौगोलिक सीमा है, उसमें जो भी आर्थिक कानून और नियम चलते हैं, लागू हैं, संचालित होते हैं, उनके इतर जो भी हमारे देश के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए हैं, उनमें इन नियमों और कानूनों का कम से कम प्रतिबंधन होता है। यानी कि इन्हें इकोनॉमिक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया है, वहाँ पे ये कानून थोड़े लचीले होते हैं, इनकी कठोरता उतनी व्यापक नहीं होती है, और इनमें कई दर पे रियायतें और कई जगह पे तो ये लगते ही नहीं हैं। ओके, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र है जिनके अंतर्गत व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित नियम एवं प्रथाएं देश के अन्य भागों के व्यापारिक नियमों से अलग हैं। इसका उद्देश्य क्या है? निवेश को प्रोत्साहित करना और रोजगार का अधिक से अधिक सृजन करना। आखिर ऐसा क्यों है कि पूरे देश का अलग आर्थिक कानून है और हमारे देश के कुछ कुछ
स्टेट के कुछ कुछ भागों को विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया है और वहाँ पे अलग आर्थिक कानून चलते हैं और वहाँ पे कानून काफ़ी ज़्यादा लचीले होते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका जो सीधा सीधा मतलब ये है कि वो एरिया जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। ओके, वो इन्वेस्टमेंट चाहे एफडीआई हो, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ करते हैं, चाहे वो एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो हमारे घरेलू इन्वेस्टमेंट हो। जैसे हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, चाहे वो उसमें इन्वेस्ट करें या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इसी निवेश को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि जब निवेश बढ़ेगा तो उस पूरे आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तो इससे व्यवसाय और रोजगार दोनों का सृजन होगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आवंटित किया जा सकेगा। तो ये दोनों इसके मेनली इसके एम हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज से होने वाले निर्यात पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इत्यादि नहीं लगते हैं। निर्यात यानी कि जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है, वहाँ से जब हम लोग माल को, वस्तुओं को इंपोर्ट करते हैं, उसका निर्यात करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और अल्टरनेट टैक्स, ये सारे जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस के एक टाइप्स हैं, ये सभी इनको हम जब कर प्रणाली को पढ़ेंगे, टैक्स सिस्टम को पढ़ेंगे हमारी इकोनॉमी के बैचेस में, तो वहाँ पे पूरे विस्तार से इन सभी करों के ऊपर, इन सभी टैक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम बता दें कि ये सभी कर के, ये भी कस्टम ड्यूटी भी एक टैक्स सिस्टम है, एक्साइज ड्यूटी भी एक टैक्स है, आयकर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये सभी टैक्स के एक टाइप हैं जिनको इस सेज एरिया में जब भी कोई एक्सपोर्ट होता है तो नहीं लगाया जाता है। ओके, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें हम दूसरे पॉइंट की ओर। ओके, यहाँ हम देखेंगे कि सेज में मान्यता प्राप्त बैंकिंग के माध्यम से बिना किसी परिपक्वता प्रतिबंध की सेज इकाइयों द्वारा एक वर्ष में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बाहरी वाणिज्यिक सुविधा, उधारी की सुविधा है। ओके, यानी कि चूंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया है, इसीलिए इस एरिया के लिए जितने भी मान्यता प्राप्त बैंकिंग सिस्टम्स हैं, वहाँ से इस एरिया के लिए आसानी से उधार या ऋण जैसी सुविधा भी उपलब्ध हो जाती हैं, ताकि वहाँ का जो कार्य संचालन है वो सुगमता से किया जा सके और उसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं ना आ सके। ठीक है, आगे हम देखेंगे केंद्र और राज्य स्तर पर अनुमोदन के लिए एकल खिड़की मंजूरी यानी कि सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोगों को कोई पेपर वर्क करना होता है तो आपको पहले इस काउंटर पे जाना पड़ता है, फिर उस काउंटर पे, जब भी आपको कोई सरकारी काम करना हो तो आप जाएंगे एक जगह लेके, फिर वो बोलेगा कि आप वहाँ ले जाइए, फिर तीसरा बोलेगा आप वहाँ ले जाइए, चौथा बोलेगा वहाँ ले जाइए, फिर एक कोई आपको घर ही भेज देता है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबे प्रोसेस होते हैं, जिस वजह से एक रीज़न है कि लोग सरकारी चीज़ों में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, जो वो करना चाहते हैं जल्दी वो करते नहीं हैं। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पहले जो सिस्टम था कि अगर कोई बाहरी इन्वेस्टमेंट, कोई बाहरी इन्वेस्टर अगर आया, किसी भी देश का कोई इन्वेस्टर अगर हमारे देश में इन्वेस्ट करने आया है सपोज़, तो उसे इंडिया के अंतर्गत मान लीजिए महाराष्ट्र के किसी सिटी के अंदर किसी जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी हो, स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी हो, उसमें जो उसकी जो जटिलताएं हैं उनका उससे सामना करना हो। तो इन सब चीज़ों को देख के, इनके बारे में सोच के जो बाहरी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहरी निवेशक होते हैं, वो जल्दी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देख करके यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम को लाया गया है, यानी कि जब किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत निवेश की बात आती है तो चाहे वो घरेलू इन्वेस्टर हो या एफडीआई हो,
कोई फॉरेन इन्वेस्टर हो, उन सभी के लिए एकल खिड़की मंजूरी यानी सिंगल विंडो परमिट की व्यवस्था है। यानी कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर परमिशन ले लिया है हमारे किसी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बाद एक परमिशन आपका हर जगह मान्य होगा। आपको कभी यहाँ कभी वहाँ कभी उधर आपको कहीं से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आपने सिंगल विंडो सिस्टम को यहाँ पे देखा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया। इसको आप यहाँ पे स्किप करिए। यहाँ हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेज इन इंडिया। जानेंगे भारत में सेज का क्या इतिहास रहा है। ओके, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे देश में कब प्रारंभ हुआ और कैसे कैसे उसका समय के साथ साथ विकास हुआ, हम उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ हम देखिए, इसको अभी आप बाद में देखिएगा, पहले आप इधर देखिए हिस्ट्री ऑफ सेज इन इंडिया। यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे है, यहाँ लिखा है फर्स्ट एवर यानी सर्वप्रथम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन in Asia was set up by Government of India in Kandala in 1965. ओके, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसका तात्पर्य है कि सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी कि EPZ जो था वो एशिया में एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया था, यानी पूरे एशिया कॉन्टिनेंट जो है हमारा, उसके अंतर्गत एक EPZ एरिया बनाया गया था। EPZ यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एरिया बनाया गया था, जिसमें कुछ उस एरिया को बाकी सारे एरिया से कुछ रियायतें दी गई थी, और वो हमारे इंडिया में सबसे पहले 1965 में कांदला में बनाया गया था। ओके, यानी कि जो पहला EPZ है, पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, वो इंडिया में वर्ष 1965 में कांदला में भारत सरकार ने स्टैब्लिश किया था, उसका सेटअप किया था। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको यहीं पे देना होगा, क्योंकि इसी टॉपिक के लास्ट में ही, इस टॉपिक के बीच में ही मैं आपको इसका जवाब दूंगी। उससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि जो कांदला है, कांदला ये किस स्टेट के अंतर्गत आता है। ओके, किस स्टेट में आता है, और साथ ही साथ एक कांदला एयरपोर्ट भी है, सॉरी बंदरगाह है, कांदला बंदरगाह है। ओके, आपको बताना है कि कांदला कौन से स्टेट में आता है, और कांदला बंदरगाह का नाम परिवर्तन किया गया है। नाम परिवर्तन केवल हमारे यूपी में ही नहीं, हर जगह होता है। आपको बताना है कि कांदला बंदरगाह का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है। इसका जवाब आप ही लोग देंगे। इसका मैं इसी टॉपिक के बीच में ही बताऊंगी, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि कांदला कौन से स्टेट में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम इसके पहले टॉपिक को हमने देखा कि EPZ यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो कि हमारा एशिया का एक पूरा विशेष आर्थिक क्षेत्र टाइप का एक जोन था जिसका नाम EPZ था, वो इंडिया में 1965 में सबसे पहले कांदला में स्टैब्लिश किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ कांदला EPZ, यानी कि जो कांदला का EP जोनल एरिया था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोनल एरिया था, जो सेटअप था, जो एस्टैब्लिशमेंट था गवर्नमेंट का, उसकी सक्सेस को देखते हुए, उसकी सक्सेस के आधार पे जो नेक्स्ट स्टेप उठाया गया था, इन द बिगिनिंग ऑफ 80s 7 more EPZs वर सेटअप इन बॉम्बे, नोएडा, सूरत, मद्रास, फाल्ता, विशाखापट्टनम एंड कोच्चिन। ओके, यानी कि बेस्ड ऑन कांदला EPZ, कांदला का एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोनल एरिया के सफलता को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 7 नए EPZ को स्टैब्लिश किया, और वो बॉम्बे जो कि मुंबई में है, नोएडा, सूरत, मद्रास, फाल्ता, विशाखापट्टनम एंड कोच्चिन में 7 EPZ जोनल एरिया को स्टैब्लिश किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए और है, फाल्ता। आप सब जानते होंगे बॉम्बे, सूरत, मद्रास कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे फाल्ता नाम शायद आप लोग के लिए थोड़ा सा नया हो,
तो आप कमेंट करके बताइए कि फाल्ता कौन से स्टेट के अंतर्गत आता है। ओके, फाल्ता कौन से स्टेट में आता है, कांदला कौन से स्टेट में आता है, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले तो पहला ईपी जोनल एरिया कांदला में स्टैब्लिश किया गवर्नमेंट ने, और इसी की सफलता के आधार के ऊपर 7 और ईपी जोनल एरिया को गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया। ओके, नेक्स्ट हम इसका तीसरा पॉइंट देखें तो टू इनवाइट लार्जर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारी मात्रा में एफडीआई को अपने यहाँ आमंत्रित करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करने के लिए, टू इनवाइट लार्जर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, दीज EPZ वर कन्वर्टेड इनटू स्पेशल इकोनॉमिक जोन in the year 2000 under a new policy announced by the Indian government. ओके, 2 टॉपिक आप लोगों ने समझा। तीसरा टॉपिक है कि जब एफडीआई को हमारे यहाँ इनवाइट करने की एक लार्जर पॉलिसी बनाई जाने लगी, तो भारत की सरकार ने एक नीति का अनाउंसमेंट करके वर्ष 2000 में EPZ यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो जिस टॉपिक की आज हम बात कर रहे हैं सेज की, वो पहले EPZ था, पहले वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, और वर्ष 2000 में वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वर्ष 2000 यानी कि 2000 के सन 2000 तक यहाँ पे हमने इसके तीनों पॉइंट को देखा। तो आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कांदला कहाँ पड़ता है और फाल्ता कहाँ पड़ता है, आप लोगों ने मुझे इसका जवाब कमेंट करके बताना था। चलिए, आप लोग का टाइम निकल गया, यहाँ पे मैं जवाब देती हूँ आपको। कांदला गुजरात में आता है। ओके, गुजरात में पड़ता है। एंड फाल्ता WB वेस्ट बंगाल के कोलकाता में स्टैब्लिश है। ओके, तो कांदला गुजरात में है और फाल्ता WB वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। लेकिन कांदला बंदरगाह का जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया है वो आप ही को कमेंट करके मुझे बताना होगा। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट डे दूंगी, तो आप आराम से सोचिए और उसका जवाब दीजिए। और जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था उसका भी जवाब आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वर्ष 2000 के बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया जो आया उसमें क्या परिवर्तन हुए, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे एक अधिनियम लाया गया वर्ष 2005 में जिसका नाम था विशेष आर्थिक अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005। ओके, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 यहाँ पे लाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत मई 2005 में संसद द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया, जिसे जून 2005 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई और वर्ष 2006 में अधिनियम विशेष आर्थिक नियमों के साथ लागू हो गया। यानी कि वर्ष 2005 में सबसे पहले तो संसद में एक विधेयक लाया गया जिसका नाम था विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005। उसके बाद मई महीने में ये अधिनियम आया और जून महीने में ये पारित हुआ, और उसके बाद जून महीने में राष्ट्रपति ने, यानी कि जून 2005 में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए और इसको अनुमति दी। और उसके बाद वर्ष 2006 में ये अधिनियम अपने नियमों के साथ, अपने कुछ पॉलिसीज़ के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया के ऊपर लागू हुआ, जो कि सन 2000 में परिवर्तित हुआ था EPZ से SEZ में, EPZ से सेज में। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ देखेंगे जो जो एक्ट आया था, जो अधिनियम आया था, उसके क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना। ओके, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना। 2005 की जो नई पॉलिसी आई सेज एरिया के लिए, उसकी जो उद्देश्य है, उसका जो एक टारगेट है सबसे पहले,
तो ये है कि सेज एरिया के अंतर्गत यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ ऐसी आर्थिक अतिरिक्त गतिविधियां की जाए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, अर्थव्यवस्था आर्थिक विषय से रिलेटेड हो, हमारे व्यापार और वाणिज्य से संबंधित हो। कुछ ऐसी गतिविधियों को और अधिक कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनको कैसे सृजित किया जा सकता है, इन्हेंस किया जा सकता है, ये इसका एक टारगेट है, एक एम है यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को सृजित किया जाए। ओके, नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य है, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा। यहाँ से ये अलग टॉपिक है। अब बढ़ावा तक यहाँ पे देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा, ठीक है। यहाँ इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया के अंतर्गत जितने भी माल या सामान का उत्पादन होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया जा सके, यानी कि एक्सपोर्ट किया जा सके। चूँकि जो हमारा कंट्री है उसको इम्पोर्ट के लिए जाना जाता है कि भारत मंगाता ज़्यादा है, बेचता कम है। ओके, तो इसीलिए जो सेज एरिया बनाए गए हैं उनका उद्देश्य ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत अपनी चीज़ों को अपने देश में बनाए, यानी कि अतिरिक्त गतिविधियों का सृजन करे, वस्तुओं का उत्पादन करें और इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट को यानी आयात को डिक्रीज करें और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करे, निर्यात को बढ़ाए। और जब निर्यात बढ़ेगा और इसका पूरा विकास होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, बाहरी एफडीआई भी आएंगे, घरेलू इन्वेस्टर्स भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो ये इसका दूसरा उद्देश्य है कि निर्यात को बढ़ाया जाए और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। ओके, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट, तो घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा। मैंने पहले ही कहा कि वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा और घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा, चाहे वो एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर घरेलू हमारे होम यानी कि हमारे अंदर हमारे देश के लोगों का इन्वेस्टमेंट हो, उसको बढ़ावा जाए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा इसका जो पॉइंट है, हमने यहाँ पे बात किया रोजगार के अवसरों का सृजन और चौथा है बुनियादी सुविधाओं का विकास। ओके, जैसा कि हमने ऊपर बात किया, यदि स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया में अगर आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, वहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और अगर वहाँ पे निर्यात बढ़ता है, हमारे देश में उत्पादन ज़्यादा हो, इन्वेस्टर ज़्यादा आए, तो ऐसे में क्या होता है कि कार्य बढ़ता है, काम बढ़ता है और जब काम बढ़ता है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलता है और जब रोजगार मिलता है तो लोगों की जो बेसिक नीड्स होती हैं, बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, उनको भी पूरी की जा सकती है, उनका भी विकास हो सकता है। तो ये चारों इसके मेनली टारगेट हैं, उद्देश्य हैं स्पेशल इकोनॉमिक एक्ट 2005 का, उस अधिनियम का ये 4 मेन उद्देश्य हैं और हर एक उद्देश्य एक दूसरे पर डिपेंड करता है। यदि आर्थिक चीज़ों का सृजन होगा, यदि उत्पादन होगा तो निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा इन्वेस्टर्स आएंगे तो काम बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा तो लोगों की बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी, यानी कि बुनियादी सुविधाएं उनका भी विकास होगा। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आई होगी, इसके उद्देश्य तक। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम नोट करने वाली यहाँ पे बात है कि भारत के आर्थिक इकोनॉमिक क्षेत्र को चीनी आर्थिक इकोनॉमिक क्षेत्र के सफल मॉडल के साथ मिलकर बनाया गया है। यानी कि हमारे इंडिया का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल है, ओके, जो सेज मॉडल है हमारे देश का, वो चाइना के सेज मॉडल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यानी कि चाइना के मॉडल को, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है चाइना का सेज मॉडल, तो उसी के आधार पे इंडिया का भी सेज मॉडल क्रिएट किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं
सेज इन इंडियन स्टेट, ओके। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, सेज एरिया कितने हैं? वर्तमान में 378 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिसूचित हैं, जिनमें से 265 चालू हैं, ओके। हमारे देश के अंतर्गत 378 सेज एरिया को अधिसूचित किया गया है, यानी कि उनका पेपर वर्क किया जा चुका है 378 सेज एरिया का निर्माण के लिए, जिनमें से 265 यानी कि 265 सेज एरिया प्रोसेस में है, उन पे कार्य चल रहा है, उनमें विकास के कार्यों को संपन्न किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट, कुल का लगभग 64% सेज 5 राज्यों क्रमशः तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में अवस्थित है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेज इन इंडियन स्टेट, सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए, हमारी जो इंडिया है उसकी फिगर को आप यहाँ पे देखिए। हमारे इंडिया का ये मैप है जिसको मैंने बिगाड़ दिया है, तो इसको आप देखिए तो 11 पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में 1 सेज एरिया है, यूपी में 15 है, राजस्थान में 10 एरिया हैं सेज के, एमपी में 10 है, वेस्ट बंगाल में कुल 21 है, झारखंड में भी 1 है, और छत्तीसगढ़ में 1 है, उड़ीसा में 5 है, महाराष्ट्र में 45 है, आंध्र प्रदेश में 41 सेकेंड, महाराष्ट्र में 45 है, आंध्र प्रदेश में 47 है, पांडिचेरी में 1 है, तमिलनाडु में 40 है, केरला में 12 है, कर्नाटक में 42 है, गोवा में 1 है, गुजरात में 20 है, दिल्ली में 2 है, हरियाणा में 31 है, और चंडीगढ़ में 1 है, ओके। सबसे पहले आप तो इंडिया का मैप समझिए। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया हो गया जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब उसको अगर हम साइड करें, ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश, ओके, और ये है पंजाब, उसके बाद ये है हरियाणा, ठीक है, उसके बाद ये रहा उत्तराखंड, उत्तराखंड में कोई सेज एरिया नहीं है, ओके। ये रहा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये रहा हमारा यूपी स्टेट, उसके बाद ये रहा बिहार, ये रहा राजस्थान, ये रहा गुजरात, ये रहा एमपी, ओके, ये रहा छत्तीसगढ़, ठीक है, ये रहा झारखंड, ओके, ये है हमारा क्या WB वेस्ट बंगाल, उसके बाद ये रहा उड़ीसा, ठीक, और ये है क्या आंध्र प्रदेश AP, ये है हमारा तमिलनाडु, ये है केरला, ये है कर्नाटक, उसके बाद ये आता है हमारा क्या महाराष्ट्र, ठीक है, इधर गोवा है छोटा सा, ठीक है, इधर हमारे 7 सिस्टर्स यानी असम, मेघालय एंड ये सब सिक्किम वगैरह, ये सब इधर है। सिक्किम तो हमारा मतलब इधर है, इधर सिक्किम है, इधर सारे 7 सिस्टर्स हैं, इनको हम एक साइड करते हैं। तो ये हमारा जो मिडिल फ्रंट है, इसके सारे स्टेट को हमने देखा, और इस प्रकार हमने देखा कि कौन से राज्य में कितने कितने सेज एरिया हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वैसे तो हमने देखा कि लगभग सारे ही राज्य में कोई ना कोई 1 या 2 या बहुत ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन पूरे इकोनॉमिक जोनल एरिया का 64%, ओके, 64% जो है वो केवल 5 राज्यों में है। कहाँ कहाँ आप देखिए, तमिलनाडु में कितने हैं 40, ठीक, तेलंगाना को इसमें लोकेट नहीं किया गया है, आंध्र प्रदेश में ही इनको शामिल कर दिया गया है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश का मिला करके 47 है। उसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना चूँकि हमारा इस रीजन में आता है, इस मैप में तेलंगाना और इसको मतलब शामिल कर दिया गया है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है।
हालांकि मैप के अकॉर्डिंग आज के डेट में और भी ज़्यादा हो गए होंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा है, 45 केवल महाराष्ट्र में ही है। तो ऐसे करके 5 राज्यों में का सब 64% सेज एरिया मौजूद है। आप यहाँ देखिए, ये मैप आप लोग को विजिबल हो, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा अगर विजिबल ना हो तो। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया है, ये हमारा इंडिया का मैप है। शायद आपको दिख नहीं रहा हूँ, मैं इसको ऐसे रिक्रिएट कर दे रही हूँ। ओके, आई एम सॉरी, मैंने सिक्किम को हटा दिया, चाइना खुश हो जाएगा। ये इंडिया है। ओके, आई थिंक आप देख सकते होंगे इसको, ये पूरा, इसमें ये रहा गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है आपका कर्नाटक, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये केरला है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ पे इतने से आप मतलब रखिए, इतने को समझिए। जैसे मैंने बताया कि 5-6 राज्य ऐसे हैं जिनमें कि हमारे सेज एरिया का पूरा 44% भाग मौजूद है। तो इसके तहत आप इसको देखिए, इस फिगर को आप देखिए तो गुजरात, ओके, गुजरात में 19 जो है वो ऑपरेशनल सेज हैं और 28 को अप्रूव किया जा चुका है। ठीक है, और इनमें हम देखें जो ऑपरेशनल है इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेज, ठीक है, कि कौन कौन सी इंडस्ट्री मतलब इस फिगर में हम क्या समझेंगे, इसको हम देख लेते हैं कि कुछ जो 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया हैं, तो उनमें कितने हैं जो ऑपरेशनल हैं, यानी कि जो कार्य प्रणाली में जारी हैं, और कितने हैं जो अप्रूव किए जा चुके हैं, जिनको अभी अधिसूचित ही किया गया है, अभी वो लागू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लागू हैं, जो ऑपरेशनल हैं, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज से रिलेट करते हैं सेज एरिया में। ओके, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें गुजरात की, तो मल्टी प्रोडक्ट के 6 सेज हैं, आईटीज के 5 सेज हैं, केमिकल एंड इंजीनियरिंग गुड्स, ओके, केमिकल एंड इंजीनियरिंग गुड्स के 3 सेज हैं, इसके मल्टी प्रोडक्ट के 6, आईटीज के 5, केमिकल एंड इंजीनियरिंग गुड्स के 3, टेक्सटाइल के 2, फार्मास्यूटिकल के 1, मल्टी सर्विसेज 1, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स के 1। यानी कि इधर इतने पूरे कितने हुए, 1 2 3 2 5 8 13 13 6 19, पूरे 19 जो है ऑपरेशनल, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ हमने ऐड भी करके देख लिया कि ये सही लिखा है। 19 ऑपरेशनल सेज है, जो कि ऐसे 6 इतने पार्ट में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट में गुजरात में डिवाइडेड है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं महाराष्ट्र को। ओके, महाराष्ट्र में 29 जो है ऑपरेशनल सेज एरिया हैं, और उसके बाद 56 जो है वो अप्रूव्ड है, यानी कि अधिसूचित है। कौन कौन से क्षेत्र में है इनको हम देखते हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेज ऑपरेशनल एरिया के, जिनमें आईटीज में इसमें 16 हैं। ओके, 16। उसके बाद इंजीनियरिंग के 3 सेज एरिया हैं, मल्टी प्रोडक्ट्स के भी 3 हैं, और फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी के भी 3 हैं। उसके बाद फ्री ट्रेड वेयर हाउस जोन 1 है, इलेक्ट्रॉनिक एंड गेम एंड ज्वेलरी, इसमें क्या है, इसके भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मल्टी सर्विस और पावर सेक्टर के भी एक इकोनॉमिक जोन है। मतलब इस प्रकार से कुल मिलाकर लगभग 29 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया हमारे महाराष्ट्र स्टेट में मौजूद है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे कर्नाटका के। ओके, कर्नाटका में 28 ऑपरेशनल सेज हैं। ठीक, इसमें आईटीज के 21, यानी कि अभी तक तो ये सबसे ज़्यादा ही दिखे हैं। आईटीज के कर्नाटका में 21 सेज हैं। इंजीनियरिंग एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग के 2 सेज हैं, और एरोस्पेस एंड इंडस्ट्री के 1 सेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी के 1 सेज हैं, मल्टी प्रोडक्ट्स के 1 सेज हैं, फार्मास्यूटिकल एंड टेक्सटाइल के भी 1 सेज हैं। ये रहा पूरा कर्नाटका का फिगर, जिसको मिलाकर के पूरे 21 सेज एरिया कर्नाटका में स्टैब्लिश है। ओके,
नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कुल 19 ऑपरेशनल सेज हैं, जिनमें से 39 अप्रूव्ड हैं। कर्नाटका में 62 अप्रूव्ड है। ओके, यानी कि यहाँ पे 62 अभी अधिसूचित हैं जिनको लागू करना बाकी है। सॉरी, एंड आंध्र प्रदेश में 31 है। ठीक, इसमें मल्टी प्रोडक्ट के 6, अभी तक तो सबसे ज़्यादा मल्टी प्रोडक्ट्स के इसी में है आई थिंक। ओके, फार्मास्यूटिकल के 4 सबसे ज़्यादा है, ITs के 3, टेक्सटाइल के 3, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के 1, फूड प्रोसेसिंग के 1 एंड फुटवेयर के 1। ओके, ये रहा पूरा 19 ऑपरेशनल सेज इन आंध्र प्रदेश। ओके, जिसमें कि 31 सेज एरिया आर इन अप्रूवल। ओके, उसके बाद तमिलनाडु स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 36 ऑपरेशनल सेज हैं, यानी कि 36 ऑपरेशनल सेज, सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल सेज यहाँ पे दिख रहे हैं ये तमिलनाडु के। गुजरात में 19 हैं, महाराष्ट्र में 29 हैं, कर्नाटका में 28 है और आंध्र प्रदेश में 19 है। तमिलनाडु में 36 हैं, जो कि 50 यहाँ पे इसके अतिरिक्त अप्रूवल में भी हैं। ठीक है, अप्रूव्ड हो चुके हैं। यहाँ पे ITs के 18, इंजीनियरिंग के 5, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर के 4, टेक्सटाइल एंड फुटवेयर के 3, मल्टी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के 3, फूड प्रोसेसिंग के 1 और FTWZ, जिसको हमने यहाँ पे देखा फ्री ट्रेड वेयरहाउस जोन, FTWZ, इसका भी यहाँ पे 1 है और ऑटोमोबाइल का भी यहाँ पे 1 है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो बड़े जिनका 64% है पूरे सेज एरिया का, वो पूरा जो एरिया 5 स्टेट में डिवाइडेड है, उसमें हमने ऑपरेशनल सेज यानी कि जो लागू सेज एरिया है और जो अप्रूव्ड सेज एरिया है उनके ऊपर हमने ये पूरा फिगर को हमने देखा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। आई होप आपको ये यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा, नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इकोनॉमिक जोन के अब तक के संबंधित व्यापारिक आंकड़े। ठीक, जिस सेज के बारे में हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेज ऐसे सेज वैसे, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको ये छूट, ये रियायत, जिसको हमने अभी तक पढ़ा कि इसमें ये बेनिफिट, इसके सक्सेस के बेस, इसका प्रारंभ, इसका अब तक का पूरा प्रोसेस हमने जो जाना है। अब हम देखें कि इससे फ़ायदे क्या हुए हैं। ठीक है, इसके आंकड़े क्या बताते हैं, कितनी अर्थव्यवस्था में इसका क्या रोल रहा है, कितने इसकी बढ़ोतरी हुई है, इसको अगर हम देखें तो इसके निर्यात को अगर हम देखें, ठीक है, इसके एक्सपोर्ट को अगर हम देखें तो वर्ष 2005-06 में इसका जो एक्सपोर्ट था वो 22,840 करोड़ रुपए का था। ठीक है, उसके बाद जो बढ़ करके वर्ष 2020-21 में 7,59,524 करोड़ रुपए का हो गया, यानी कि वर्ष 2005 के अकॉर्डिंग वर्ष 2020-21 में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट, इसके कुल निवेश, यानी कि सेज में हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है, यानी कि सेज, वहाँ पे जो FDI या फिर जो घरेलू इन्वेस्टमेंट है, जो पूरे निवेश हैं, उनको अगर हम देखें तो वर्ष 2005-06 में इसमें 4,035.51 करोड़ रुपए का इसमें कुल निवेश आया था वर्ष 2005 और 6 में, जो कि वर्ष 2020-21 में बढ़ करके 6,17,499 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ठीक, चूँकि आप सब लोगों ने ही देखा, जैसे कि मैंने इसके अधिनियम के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 के ऊपर, तो मैंने इसमें बताया था कि इसका जो एम है, सेज एरिया का जो मेन एम है, मेन उद्देश्य है, उसका एम ही है कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए
और इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ इनवाइट किया जाए, आमंत्रित किया जाए। तो ये यहाँ पे ये बढ़ा भी है। 2005 के अकॉर्डिंग जब ये अधिनियम आया था तब 22,840 करोड़ का निर्यात था, उस टाइम एक्सपोर्ट था, जो कि वर्तमान में 7,59,524 करोड़ रुपए का हो गया। उसके बाद अगर इसके निवेश की बात करें वो भी बढ़ा है। वर्ष 2005 में ये जहां 4,035.51 करोड़ का था, वही ये 2020-21 में 6,17,499 करोड़ रुपए का हो गया। ठीक है, तो जैसा कि हमने बात किया था इसके उद्देश्य में कि सारी इसके जो एम है वो 1 बाय 1 एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि उत्पादन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, इस वजह से रोजगार बढ़ेगा। तो जब बात रोजगार की आती है तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा। वर्ष 2005 में जब अधिनियम आया तो उद्देश्य तो बता दिए गए, लेकिन बढ़ा कि नहीं बढ़ा ये भी देखें तो वो भी बढ़ा। ठीक है, रोजगार सृजन वर्ष 2005-06 में 1,34,704 1,34,704, यानी कि वर्ष 2005-06 में जहां सेज एरिया में 1,34,704 लोगों को रोजगार मिला था, वहीं ये रोजगार बढ़ करके वर्ष 2021 में 23,58,136 लोगों तक पहुंच गया, यानी कि रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई। क्योंकि जब इन्वेस्टर्स आएंगे, निवेश बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी कि माल का उत्पादन बढ़ रहा है तो काम तो बढ़ेगा ही और रोजगार भी यहाँ पे बढ़ा है। इस प्रकार से ये अपने एम को पूरा करने की ओर अग्रसर है, आगे भी ये ऐसे ही जारी रहेगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमने इसको देखा। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रभाव क्या है। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का क्या प्रभाव है, क्या इम्पैक्ट है, इसको हम देखेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं बने हैं, यानी कि सेज जो है वो पूरे विश्व में हर एक कंट्री का अपना कुछ पर्टिकुलर प्लेस, कुछ एरिया है जो कि थोड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी तरीके से भारत ने भी अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं, जैसा कि आपने इसके पूरे विकास के स्तर को भी देखा। तो अब बात करेंगे कि अगर बने हैं तो इनका प्रभाव क्या है। ठीक, इसके प्रभाव को अगर हम देखें तो इस पे हम आते हैं। पहले आप इधर देखिए, ये से इसका इम्पैक्ट है। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ से हम बात करते हैं, आपको विजिबल होगा आई थिंक ये इंक्रीज एक्सपोर्ट। ठीक, इंक्रीज एक्सपोर्ट पहले ही मैंने बताया इसका उद्देश्य ही है। ठीक है, तो इसका जो प्रभाव भी पड़ा है ये है कि जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। मैंने आंकड़े भी दिए आपको, जिससे आप भी ये जान सकते हैं कि जो निर्यात है हमारा वो बढ़ा है। तो ये इसका एक रहा। प्रमोट मेक इन इंडिया। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ता कैसे है, मतलब हम कैसे कहेंगे कि हमारे देश का निर्यात बढ़ा है। जब हमारे देश में उत्पादन होगा, हमारे देश में ही सामान बनेगा, वस्तुओं का निर्माण होगा, तभी वो देश से बाहर किसी अदर देश में बेचा जाएगा, निर्यात होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या यहाँ पे है कि जब हमारे देश में बनेगा तो जो हमारा मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेक इन इंडिया, आप सभी लोगों ने इस टैगलाइन को पढ़ा सुना होगा। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉर्मेशन है वो हमारे कंट्री के अंदर हो। ओके, तो ये भी प्रमोट होगा, ये भी बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, अगर हमारे यहाँ उत्पादन होगा, हमारे यहाँ का सिस्टम, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो परमिट का सिस्टम चल रहा है, तो इससे क्या होगा कि जब बेनिफिट्स भी रहेंगे, जब निर्यात भी बढ़ रहा है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्वेस्टर्स आएंगे, काम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, पहले ही मैंने बताया, ये भी इसका लाभ है और बढ़ा भी, आंकड़े भी आप लोगों ने देखा, इन्वेस्टर्स का भी आप लोगों ने आंकड़ा देखा कि वो भी बढ़े हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी विकास होगा। ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब निवेश बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, तो जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स और जितने भी बुनियादी सुविधाएं हैं उनका डेवलपमेंट तो होगा ही, ठीक है। तो ये भी इसका बेनिफिट ही रहा है और ये हुआ भी है। ऑन फॉरेक्स, फॉरेक्स वर्ड जो है वो है कि करेंसीज का जो एक्सचेंज होता है कि INR का डॉलर में जो एक्सचेंज होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग का जो करेंसी है इंडियन रूपी, वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम वैल्यू है उसकी। $1 आई थिंक परहैप्स 74 अप्रॉक्स उतने का पड़ जाएगा, मतलब $1 की जो कीमत है वो लगभग 74 रुपये के बराबर है आज के डेट में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे पता चलता है कि हमारे जो करेंसी है विश्व स्तर पर जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यापार हैं वो डॉलर में ही होते हैं, मेनली सारे व्यापार डॉलर में ही होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो इससे क्या होता है कि डॉलर हमारे लिए एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है करेंसी के लिए। तो यहाँ पे हम डॉलर से ही अपने करेंसी की वैल्यूज़ को निर्धारित करते हैं। तो अगर $1 की कीमत हमारे इंडियन करेंसी में 74 रुपये है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को कम करने का प्रयास किया जाता है। और वो कैसे? अगर हम कह रहे हैं कि हमारा देश में अगर उत्पादन बढ़ेगा, माल का ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ रोज़गार लोगों को मिलेगा, अर्थव्यवस्था का जल्दी से जल्दी विकास होगा, हमारी इकोनॉमी, हमारी GDP बढ़ेगी, तो इससे क्या होता है कि इन सभी से हमारा जो वैल्यू ऑफ द रूपी है, हमारे इंडियन करेंसी का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये जो 1 to 74 का जो डिफरेंस है वो कम होगा, ठीक है। तो जो ये फॉरेक्स है वो भी अर्न होगा इससे, ठीक। तो ये है इसका पूरा बेनिफिट्स, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे MSME क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक। MSME को हम आने वाले जो हमारे सेक्शंस होंगे, जो हमारे आने वाले जो सेशन क्लासेस के होंगे, उसमें हम MSME को भी अच्छे से जानेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि MSME क्षेत्र को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा अगर ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसी एरिया पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पे बात करते हैं वित्त वर्ष 2016-17 में MSME क्षेत्र का विनिर्माण उत्पादन में 45% और देश के कुल निर्यात में इसका हिस्सा 40% था, तथा इसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन से निर्यात 28.24% था, ठीक। तो जो पूरा विनिर्माण उत्पादन है, ठीक है, जो पूरा हमारे यहाँ का जो सेकेंड सेक्टर है, जो पूरा इंडस्ट्रियल उत्पादन है, उसमें MSME का जो योगदान था वो उत्पादन में 45% का था, ठीक है। और निर्यात में यानी कि एक्सपोर्ट में इसका हिस्सा 40% था, ठीक। और जिसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन में निर्यात 28.4% था, ठीक। यानी निर्यात का जो 40% है उसमें से 28.24% सिर्फ SEZ यानी कि सेल से ही संबंधित था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पूरा इसका सकारात्मक प्रभाव यानी कि इसके बेनिफिट्स, इसके लाभ को हमने यहाँ पे देखा पॉइंट फॉर्म में, और यहाँ पे इसके थोड़े से विस्तृत भाग को। इसको एक बार फिर से अगर हम रिवाइज कर लें तो शायद आपको एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं सेल्स का इम्पैक्ट क्या है। इंक्रीज एक्सपोर्ट, प्रमोट मेक इन इंडिया, अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन फॉरेक्स। ओके, ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव के ऊपर। नकारात्मक प्रभाव, राजस्व की हानि, ठीक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो अब तक जाना है उसका जो इम्पैक्ट रहा है वो ये
कि जो हमारे देश का आर्थिक कानून है, जो टैक्स रेट है, उनमें इसमें काफ़ी रियायतें दी जाती हैं, काफ़ी छूट दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे हमारे राजस्व की सरकार को हानि होती है। जो हमारा राजस्व है सरकारी, उसको सरकार की इससे हानि होती है कि एक पर्टिकुलर कुछ ऐसे रीजन्स बनाए गए हैं जहाँ पे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ता है, मिलता उतना नहीं है, तो उससे क्या होता है, देश का राजस्व थोड़ा लॉस होता है। इसको अगर हम देखें तो CAG यानी कैग CAG जो है हमारा, वो आंकड़े जब करते हैं इनका राजस्व का, तो उनका ये आंकड़ा है कि वर्ष 2016-17 में सेस को दी गई रियायतों से, यहाँ रियासत लिख दिया गया है जिसको आप कट करके रियायत कर लीजिएगा, ओके, रियायत, ठीक है। रियायत यानी कि इसको एक छूट बोलते हैं, ओके। तो जो रियायत है यानी कि CAG के अनुसार वर्ष 2016-17 में सेस को दी गई रियायतों के कारण सरकार को 10,182 करोड़ रुपए की राजस्व की हानि हुई, ठीक है। 10,182 करोड़ रुपए राजस्व की हानि सरकार को हुई सेस एरिया में रियायत और छूट देने की वजह से। तो ये एक इसका एक प्रकार से एक लॉस ही हुआ, एक इसका डिसएडवांटेज ही हुआ, एक इसका नकारात्मक प्रभाव है, ठीक है। आगे इसमें हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पॉइंट की ओर। तो किसानों के लिए रोजगार का नुकसान सेस मॉडल उपजाऊ कृषि भूमि को स्वायत्त निजी औद्योगिक परिक्षेत्र में बदल देता है, जो ज़्यादातर शहरी कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार प्रदान करते हैं। भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान भले ही पूरा किया गया हो, किंतु वह अपर्याप्त होता है। इस लाइन को आपने पढ़ा, ठीक है, सुना आपने इस लाइन को। इस लाइन का तात्पर्य क्या है? सेज एरिया जो होते हैं वो तो जाहिर सी बात है कि लैंड जो होते हैं, जमीन भूमि जो होती है, उन्हीं जगह पे उद्योगों का विकास किया जाता है। तो काफ़ी सारी जो उपजाऊ भूमि है उनको नष्ट करके उन्हीं के ऊपर उद्योगों को स्थापित किया जाता है, और वहाँ जो रह रहे किसान होते हैं, छोटे मोटे किसान जो होते हैं, उनको वहाँ से स्थानांतरित किया जाता है, हटाया जाता है। और चूँकि वहाँ पे जो छोटे किसान थे, जिन्हें सिर्फ किसानी ही आती है, खेती ही आती है, लेकिन जब उद्योग का निर्माण होता है, जब उद्योग स्थापित होते हैं, तो वहाँ पे जो आवश्यकता होती है वो किसानों की आवश्यकता नहीं होती है, वो श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसमें काम करने वाले, वहाँ जो रोजगार मिलता है वो कुशल या अर्धकुशल श्रमिकों के लिए ही होता है। इस वजह से किसान जो है उनको रोजगार नहीं मिल पाता, उनकी खेती भी उनसे छिन जाती है। हालांकि ज़मीन के एवज़ में उन्हें कुछ ना कुछ भुगतान किया जाता है, लेकिन किसी के लिए भी पूरी ज़िंदगी बिताना उतना ज़्यादा वो मतलब कि वो उतना फुलफ़िल नहीं कर पाता है। किसी को भी पूरी ज़िंदगी बिताने में एक मुआवजा ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए रोजगार भी होना ज़रूरी है, काम भी होना ज़रूरी है, जो काम उन किसानों से छिन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो भूमिहीन श्रमिकों और गैर कृषि श्रमिकों को कोई मुआवजा नहीं मिलता। उनकी आजीविका में गंभीर व्यवधान का सामना करने के लिए उन्हें बिना किसी निवारण के छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बात की जाती है कि जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं, जिन किसानों की भूमि है, ज़मीन है, उनको तो मान लीजिए कि उनके ज़मीन के एवज़ में कुछ मुआवजे मिल जाते हैं, लेकिन जो गैर कृषि श्रमिक हैं, ठीक है, यानी कि जिनका काम खेती करना नहीं है, वो कुछ और करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनके अपने खेत ही नहीं होंगे, तो उनको कोई मुआवजे नहीं मिलते, उनको ऐसे ही हटा दिया जाता है, ठीक है। तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या है उनकी आजीविका की, और उसका निवारण भी नहीं किया जाता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है कि काफ़ी बड़े हिस्से को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है उसके हाल के ऊपर। नेक्स्ट इसमें हम आगे देखें तो सेस के कारण गरीबी, बेरोजगारी ने महिलाओं को अधिक कार्य करने के लिए मजबूर किया है, ठीक है। चूँकि जब लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का निवारण किए बिना ही ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा,
तो उनके घर की महिलाएं भी कार्य करने को, छोटे मोटे इधर उधर गरीबी में हालत अपनी बिताने को मजबूर हो जाती हैं। ठीक, ये भी इसका महिलाओं के लिए काफ़ी बुरा इसका नकारात्मक प्रभाव है। आगे हम देखें इसके अदर पॉइंट को, पर्यावरण प्रभाव। ठीक है, सेस के लिए पर्यावरण मंजूरी देने हेतु विकास आयुक्त को अत्यधिक शक्ति दी गई है। वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को साइडलाइन करने में सक्षम हैं, क्योंकि वे सीधे सरकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी किसी पर्टिकुलर रीजन को लेकर के कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है, कोई आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, तो काफ़ी सारे कभी कभी जंगलों को भी काटना पड़ जाता है, तो जिससे क्या होता है कि हमारे पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुंचती है। ठीक है, और जो आयुक्त, जो पर्यावरण के जो बोर्ड होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं पर्यावरण में, जो आयुक्त होते हैं, उनको काफ़ी सारी शक्तियाँ मिली होती हैं, क्योंकि वो सरकारी आदमी होते हैं, उनके पास काफ़ी सारी पावर होती है। तो वो क्या करते हैं कि जो पर्यावरण की जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, उनको साइड कर देते हैं और मंजूरी दे देते हैं किसी भी कंपनी को वहाँ पे, मतलब उद्योग को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना ही पेड़ों को काट करके, नदियों को सुखा करके, कैसे भी करके वहाँ पे छोटे मतलब जिस भी प्रकार से हो सके वहाँ पे उद्योगों का विकास हो जाता है। तो ये एक प्रकार से हमारे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँचाता है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ। अभी तक जो हमने पढ़ा है, आप सोच रहे होंगे कि फिर से चुनौतियाँ, तो ये चुनौतियाँ अलग हैं। अभी तक हमने अर्थव्यवस्था और समाज पे प्रभाव की बात की है, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक, हमने उसके ऊपर डिस्कस किया। अब बात करेंगे कि चुनौतियाँ क्या आती है, यानी प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती हैं जब भी किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को संचालित किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे महामारी के कारण उत्पन्न हुए व्यवधान, इसके वजह से सेस की मांग में कमी के परिणाम स्वरूप सेस एक अप्रयुक्त भूमि के रूप में मौजूद है। ठीक है, महामारी में कोविड-19 के दौर में आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को बंद कर दी गई थी और सेस की भी डिमांड को काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। सेस की डिमांड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डिमांड जो है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, काम बंद हो गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी भूमि, काफ़ी बड़ी भूमि, जहाँ पे कभी कृषि भी हो सकती थी, कुछ और रोजगार, कुछ और काम हो सकते थे, वो एक अप्रयुक्त भूमि के रूप में ऐसे ही पड़ी होती है, जिसका कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस दौर में, कोविड के दौर में। ये आर्थिक सेस के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है कि काफ़ी सेस एरिया ऐसे हैं जो एक अप्रयुक्त भूमि के रूप में आज मौजूद हैं सिर्फ। नेक्स्ट, सामान्यतः समान क्षेत्रों में एक से अधिक आर्थिक मॉडल कार्यरत होते हैं। ठीक है, इसलिए विभिन्न मॉडलों को एकीकृत करने में चुनौती उत्पन्न होती है। इस पॉइंट को समझते हैं। हमारे देश में रोजगार नहीं, अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कई सारे मॉडल्स जो हैं वो एक साथ कार्य करते हैं। कैसे मॉडल्स, यहाँ पे देखिए, तटीय आर्थिक मॉडल, दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, ये सब जो है वो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कुछ मॉडल्स हैं, कुछ योजनाएं हैं, कुछ प्लानिंग्स हैं गवर्नमेंट की। ये भी समान रूप से समान क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। जैसे एक तरफ मान लीजिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कोई एरिया है, ठीक है, एक तरफ वही दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा है, तो क्या होता है कि समान क्षेत्र में भी ये पड़ते हैं, समान क्षेत्र में इनका सामना होता है। ऐसे में किसका लागू हो, किसका ना लागू हो, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये है कि सामान्यतः समान क्षेत्रों में एक से अधिक आर्थिक मॉडल कार्य करते हैं, इसलिए विभिन्न मॉडलों को एकीकृत करने में उनका सामंजस्य बिठाना काफ़ी बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आगे हम इसमें देखेंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम इसके कंक्लूजन पे आएंगे। जिस सेस को हमने पढ़ा है अभी तक पूरा समझा पूरे क्लास में, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, अब हम इसको देखें। ठीक, भारत की सेस नीति का अध्ययन करने के लिए
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बाबा कल्याणी के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया और नवंबर 2018 में समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। ओके, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बाबा कल्याणी की समिति में, बाबा कल्याणी के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के ऊपर पूरा अध्ययन किया जाए, पूरा रिसर्च किया जाए। और इस समिति ने वर्ष 2018 में अपनी कुछ रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, उसमें कुछ सिफारिशें दी। इनको हम देखते हैं, जिसका इसमें क्या है कि इनके अनुसार, यानी बाबा कल्याणी की जो समिति है, इनके अनुसार सेज में एमएसएमई योजनाओं को जोड़कर वैकल्पिक क्षेत्रों को क्षेत्र विशिष्ट सेज में निवेश करने की अनुमति देकर एमएसएमई निवेश को बढ़ावा देना है। ठीक है, इनका जो मेन टारगेट है वो एमएसएमई को बढ़ावा देना। ठीक, इन्होंने ये सुझाव दिया है, सिफारिशें दी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई निवेश को सेज एरिया में बढ़ाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, साथ ही इसके साथ, यानी कि एमएसएमई निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही इसे विश्व व्यापार संगठन WTO की नीतियों के अनुकूल बनाने, अधिकतम क्षमता उपयोग करने तथा सेज के संभावित उत्पादन को अधिकतम करने हेतु वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने की दिशा में सेज नीति का मूल्यांकन करने में व्यापक उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है। यानी कि विश्व व्यापार संगठन की नीतियों के अनुकूल बनाना इसे, ताकि इसका काफ़ी ज़्यादा वैश्विक यूज़ किया जा सके। इसको WTO यानी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसके नीतियों के अनुकूल इसको इस्टेब्लिश किया जाए और अधिकतम क्षमता उपयोग करने तथा सेज के संभावित उत्पादन को अधिकतम करने हेतु वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने की दिशा में। ठीक है, यानी कि सेज एरिया में, स्पेशल इकोनॉमिक जोनल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैश्विक जो कानून हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाए और उस पर कार्य किया जाए, ताकि इस क्षेत्र में प्रगति को ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो ये पूरा कंक्लूजन दिया गया बाबा कल्याणी समिति के द्वारा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे ये रहा हमारा सबसे अच्छा सेगमेंट जो है क्वेश्चंस का। तो हमने क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं हमारे इस पूरे टॉपिक की। तो पूरे टॉपिक में हमने विशेष आर्थिक क्षेत्र के ऊपर चर्चा किया, जिसके विभिन्न आयामों को हमने एक एक करके एड्रेस किया। एक बार फिर से मैं उसका रिकैप कर देती हूँ, जो कि मैं ऑलवेज करती हूँ। तो वेट अ सेकेंड, मैं इसको रिकैप कर देती हूँ। ओके, सॉरी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जी हाँ, तो ये हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट किया, कमेंट करके बताइएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोविड-19 की वजह से किस विशेष आर्थिक क्षेत्र की कच्चे तेल की प्रोसेसिंग पर रोक लगाई है। ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। आगे हम देखते हैं हमने क्या क्या देखा। तो हमने इंट्रोडक्शन देखा सेज का, ठीक है, उसके एम को जाना हमने कि उसका लक्ष्य क्या है। उसके बाद हमने इसके पूरे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया, सिंगल विंडो परमिट को देखा, इसमें सेज के हिस्ट्री को देखा, हिस्ट्री ऑफ सेज को EPZ से SEZ बनने तक की पूरी प्रक्रिया को हमने विस्तार से समझा। उसके बाद हमने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 को देखा और समझा। उसके बाद हमने इसके उद्देश्य को देखा इस अधिनियम के। फिर हमने भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र को देखा। इस मैप के थ्रू हमने पूरा समझा कि कौन कौन से स्टेट में कितने कितने सेज एरिया हैं और उसके बाद किसमें किसका ज़्यादा रोल है। ओके, फिर इस फिगर में हमने पूरा सेज एरिया के जो 5 राज्य हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सेज एरिया है, उसको भी हमने विस्तार से देखा कि कितने ऑपरेशनल हैं और कितने जो है वो अप्रूव्ड हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इन आंकड़ों को यहाँ पे विस्तार से देखा कि अगर ये सेज को लेके इतनी चर्चा है तो उसका इम्पैक्ट भी है या नहीं। फिर हमने इसके सकारात्मक प्रभाव देखे, जिसमें हमने इस फिगर को डिस्कस किया। उसके बाद हमने इसके नकारात्मक इम्पैक्ट को देखे। ठीक है, उसके बाद हमने सेज के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनको देखा। उसके बाद हमने इसके कंक्लूजन पर डिस्कस किया और अब आता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। साथ ही यह भी बताएं कि यह देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कितना प्रासंगिक हो सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने पूरे क्लास को अच्छे से अटेंड किया है, समझा है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से एड्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ हम अपने क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मैं टर्मिनोलॉजी के ऊपर पूरा सेगमेंट लेके आऊँगी और जल्दी हम अपने बैच को भी प्रारंभ करेंगे। तो आज का ये पूरा टॉपिक हमने यहाँ पे क्लियर किया। थैंक यू सो मच।